मित्रों, 1 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी करंट अफेयर्स की न्यूज़ नहीं होती जो हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। ऐसे न्यूज़ तो बहुत सारी आती हैं, पेपर में भी आती हैं, न्यूज़ में भी आती हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जो अगर महत्वपूर्ण है तो उसको पढ़ने का अभी बहरहाल फ़िलहाल हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इस क्लास में शामिल करें। इसलिए आज हम कुछ स्टैटिक जीके के या स्टैटिक जीएस के उन पोर्शन को शामिल कर रहे हैं जो होते तो बहुत आसान हैं, लेकिन अक्सर परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाते हैं आसान जीके के, जिसको हम देखते ही सोचते हैं कि यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन हो नहीं पाता है। वो गलत करके 2-3 क्वेश्चन चले जाते हैं, हम मेरिट में पता चला कि कट ऑफ के 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो ये 1-2 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो लाखों बच्चे सही करते हैं, लेकिन 2-4 गलत कर देते हैं, उनके लिए भारी पड़ जाता है। तो ऐसे करंट अफेयर्स की जीएस और जीके की क्लास में आज हम देखेंगे कांग्रेस अधिवेशन के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे अधिवेशन, कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों को आपको देखना है और उन महत्वपूर्ण कार्यों वाले अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था और उसके अध्यक्ष कौन थे, इसको देखना है। वैसे तो बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं, स्वतंत्रता के बाद तक लगातार होते रहे हैं, लेकिन सबको रट पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिसमें विशेष कार्य हुए हैं उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और भारत की कुछ ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल दिया है, उन इतिहास की लड़ाइयों का सन, उनके परिणाम और किन के बीच में हुए हैं, ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं और कई बार हम गलत कर देते हैं जानते हुए भी। तो इसका रिवीजन के लिए एक बार ये ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। कांग्रेस अधिवेशन, कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे पहला अधिवेशन था, फर्स्ट अधिवेशन, ये पूछा जाता है कि पहला अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का, तो 1885 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। और इसके पहले अध्यक्ष कांग्रेस कौन थे? WC बनर्जी। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे छोटा एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी उसका परीक्षा का एग्जाम हो, तो उसमें अक्सर पूछा जाता है। तो 1800 पहला अधिवेशन कांग्रेस का कौन था? 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, WC बनर्जी थे। और इसमें जो भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी केवल 72 थी। कितनी? केवल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ध्यान दीजिएगा, 72 प्रतिनिधि। भी पूछा गया है कि पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, पहला किस सन में हुआ था, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पहला अधिवेशन है। फिर दूसरा अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था 1886 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला जो हुआ था ये भी बहुत बार पूछा गया है, 1887 में हुआ तीसरा अधिवेशन, मद्रास में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये भी बहुत बार पूछा गया है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो अधिवेशन मद्रास में हुआ था, इसके बदरुद्दीन तैयब जी थे, और ये पहले मुस्लिम, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि लगातार हर साल होता है कांग्रेस का अधिवेशन। तो 1888 में हुआ था, पहला 85 में, दूसरा 86, तीसरा 87, चौथा 88 में इलाहाबाद में हुआ था ये। और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, पहले अंग्रेज थे, पहले अंग्रेज। किस अधिवेशन में? चौथे अधिवेशन में पहले अंग्रेज थे, जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 12वां अधिवेशन पे आ जाइए। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था, और इसके रहीमतुल्लाह सयानी थे। इम्पॉर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इसको पूछा था, वंदे मातरम गीत जो है पहली बार इसमें गाया गया था। कब गाया था? 1896 कलकत्ता, 12वां अधिवेशन था ये। कौन सा अधिवेशन था ये? 12वां, 1896 कलकत्ता में। रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे, वंदे मातरम गीत गाया गया था इसमें। फिर 1906 में आ जाइए, 22वां अधिवेशन था 1906 वाला। ये भी पूछा था कि 1906 में जो अधिवेशन हुआ था कौन सा था। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ये कलकत्ता में हुआ था, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें पहली बार स्वराज का शब्द प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था पहली बार 1906 के 22वें अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद 1907 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 23वां था। ये भी पूछा गया, कई बार पूछा गया कि जिस कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में फूट उत्पन्न हुई थी वो कौन सा अधिवेशन था? तो ये कौन सा था? 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था। इसमें जैसे आज के विधानसभा में चलती हैं कुर्सियां, पेपर फाड़ के फेंके जाते हैं, कुर्सियां तोड़ी जाती हैं, उस तरह से यहाँ भी हुआ था।
एक दूसरे के ऊपर कुर्सियाँ फेंकी गई थी, जूते चप्पल फेंके गए थे इस अधिवेशन में। इसमें नरम दल और गरम दल का, इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन। ठीक। इसके बाद 1908 का अधिवेशन। 1908 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? डॉक्टर रासबिहारी घोष थे इसके, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पहली बार कांग्रेस का संविधान बनाया गया था, कांग्रेस का संविधान। ठीक। अगला देखिए 1911 कलकत्ता में, ये बिशन नारायण धर थे इसके। 1911 27वां अधिवेशन था 1911 में, कलकत्ता में हुआ था, पंडित बिशन नारायण धर थे। इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। क्या गाया था? जनगण मन। पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था किसमें? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक। इसके बाद 1915 बम्बई में डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, इसमें लॉर्ड विलिंगटन भाग लिए थे, इसमें लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। 1916 ये बहुत ही फेमस अधिवेशन है, बार बार पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है इसको। अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष। 32वां अधिवेशन था 1916 में लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार, कांग्रेस प्लस लीग का अधिवेशन हुआ था। ठीक है। कांग्रेस और लीग का पैक्ट हुआ था, दोनों के समझौता हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक के बहुत ही प्रयासों के बाद इन दोनों में समझौता हुआ था, क्योंकि यहाँ जो विभाजन हुआ था इसके बाद ये लोग देख चुके थे कि विभाजन का क्या नुकसान होता है। अगला देखिए 1917 33वां अधिवेशन था, एक भी कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। ये ध्यान दीजिएगा, अभी तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं हुई थी, ये पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष। ठीक, पहली थी ये। फिर 1924 40वां अधिवेशन जो हुआ था 1940 में हुआ था, बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। बेलगाम कर्नाटक में है, इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। पहला और अंतिम अधिवेशन ये था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। 40वां अधिवेशन था। इसके बाद आते हैं 41वें अधिवेशन पर 1925 में हुआ था, ये हुआ था कानपुर में। इसके अध्यक्षा थी श्रीमती सरोजनी नायडू, ये पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला। पहली महिला कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी, ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की थी और ये पहली भारतीय महिला थी। और एक क्वेश्चन और भी बार बार पूछा था, 55वां जो 1946 में अधिवेशन हुआ था ये मेरठ में हुआ था, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और यही 1947 में चूँकि अधिवेशन नहीं हुआ था, स्वतंत्रता तो मिली थी लेकिन अधिवेशन नहीं हुआ था, तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? यही जेबी कृपलानी ही बने हुए थे। तो स्वतंत्रता के समय अगर पूछा जाता है, और पूछा भी गया कई बार कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, तो कौन थे? जेबी कृपलानी। ये मेरठ में हुआ था, 1946 में मेरठ में हुआ था। 1947 में भी ये अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो स्वतंत्रता के समय अगर पूछा जाता तो जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। तो ये आपके बहुत ही काम का है, इसको ध्यान से बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना, 3-4 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा। इसी तरह भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों को देख लेते हैं। जो प्रमुख युद्ध हुए हैं किस वर्ष में हुए हैं, उनके परिणाम क्या हुए। तो तराइन का प्रथम युद्ध हम जानते हैं 1191 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान प्लस मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। ठीक है। लेकिन इसके बाद 1192 में जस्ट तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, ये भी पृथ्वीराज चौहान प्लस मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, लेकिन यहाँ पर विजयी कौन हुआ था? मोहम्मद गौरी, क्योंकि 1 साल का समय इन्होंने अपने शानो शौकत और भोग विलास में बिताया, और जबकि मोहम्मद गौरी अपना बदला लेने के लिए 1 साल तक उसने रणनीतियाँ बनाई, और अंततः जो है 1192 में भारत के इतिहास को पलटने में मोहम्मद गौरी सफल रहा। और ये पृथ्वीराज चौहान जैसे जो
राजपूत नेता थे, ये भारत के इतिहास को बचाने में सफल रहे। चंदावर का युद्ध, ये हम जानते हैं, संयोगता स्वयंवर का नाम सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण किया था जयचंद की पुत्री का। तो चंदावर का युद्ध में भी ये मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था और हरा करके मार दिया था। इन्हीं की पुत्री संयोगता थी और माना जाता है कि जयचंद ने ही इनको, मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था और तटस्थ रहा था, और इसका कारण था कि पृथ्वीराज चौहान ने उसकी पुत्री का अपहरण कर ज़बरदस्ती विवाह किया था। तो मध्यकाल की, विशेषकर राजपूत काल की विशेष विडंबना ही थी कि इन्होंने ताकत का बहुत ही गलत इस्तेमाल और गलत जगहों पर इस्तेमाल किया था। उसी का परिणाम था ये। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, हम जानते हैं कि सल्तनत काल का अंतिम शासक लोदी वंश था और इब्राहिम लोदी था अंतिम शासक लोदी वंश का, और यहाँ बाबर मुगल वंश का था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक, इसमें बाबर विजयी हुआ था और एक वंश, सल्तनत का जो काल था यहीं समाप्त होता है, मुगल वंश का प्रारंभ होता है बाबर से। इसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। इसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। इसमें कौन विजयी हुआ था? बाबर। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध एक और देख लें, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये बाबर प्लस मेदनी राय, इसमें बाबर विजयी हुआ था। मेदनी राय को इसलिए इसको रखा गया है क्योंकि इस युद्ध में बाबर ने छल का सहारा लिया, उनको सुरक्षित निकल जाने का आश्वासन दिया। उसके बाद जाने के बाद उसके ऊपर टूट पड़े, स्त्रियों को लूट लिया गया और बाकी राजपूतों की हत्या कर दी गई। राजपूतों तक लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर बाबर के माथे पर एक कलंक माना जाता है, उसने धोखे से मेदनी राय को और उनकी सेना को मार दिया था। फिर उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ये हुमायूं प्लस शेरशाह, ये भी इतिहास बदलने वाला युद्ध था। इसी युद्ध में सबसे पहली बार हुमायूं को बुरी तरह शेरशाह ने हराया और हुमायूं को सुरक्षात्मक होने के लिए बाध्य किया। हालांकि इससे पूरी तरह हारा नहीं, लेकिन निर्धारित हो गया कि हुमायूं के दिन अब भारत में लद चुके हैं। इसके बाद कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ, इसमें शेरशाह जीता और हुमायूं को भागकर पर्सिया में शरण लेनी पड़ी। कहाँ शरण लेनी पड़ी? पर्सिया में। ताली के कोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। इसमें विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, कई बार पूछा गया है, विजयनगर का पतन हो गया। ठीक, इसके बाद प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। अंग्रेज और सिराजुद्दौला, क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला, ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए? क्योंकि क्लाइव विजयी हुआ और धोखे से विजयी हुआ। इसने जो है इनके सेनापति मीर जाफर को मिला लिया था और इस वजह से मीर जाफर अपनी सेना का यूज़ नहीं किया, किनारे खड़ा रहा, ये लोग लड़ते हुए मारे गए। अंत में धोखे से सिराजुद्दौला को पकड़ करके उसका वध कर दिया गया। प्लासी का युद्ध इस मायने में इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक जो कंपनियां आपस में लड़ती थी व्यापार के लिए, लेकिन अभी ये सत्ता, यहीं से सत्ता बंगाल पे कब्जे की जो प्रक्रिया शुरू हुई प्लासी के युद्ध के बाद, ये पूरे देश पर अतिक्रमण या पूरे देश पर का अधिग्रहण अंग्रेजों द्वारा करने के साथ ही समाप्त हुई। और ये प्रक्रिया की शुरुआत किस युद्ध से हुई थी? प्लासी के युद्ध से। और इस पर किस युद्ध ने मुहर लगाई थी? बक्सर के युद्ध ने। प्लासी के युद्ध में तो केवल सिराजुद्दौला और बंगाल पे उसका अधिकार हुआ था, लेकिन 1764 का जब बक्सर का युद्ध हुआ, वहाँ का शासक बंगाल का जो मीर कासिम था, उनके संरक्षण में था अंग्रेज़ों के, वो ऊब गया था अंग्रेज़ों की लगातार मांगों से परेशान होकर के, घूस देते देते। तो उसने जो है, उसमें मुग़ल सम्राट और अवध के नवाब तीनों सशक्त थे, तीनों से मिल करके एक बार अंतिम युद्ध करने की ठानी और
युद्ध हुआ भी, बक्सर का युद्ध, और ये दोनों निश्चित तौर पे प्लासी का युद्ध धोखे से लड़ा गया था, लेकिन बक्सर का युद्ध तैयारियों के साथ लड़ा गया था और अंग्रेज़ों ने बुरी तरह से हराया और एक तरह से मुग़ल साम्राज्य पूरा अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक दिया और मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल शासक, मुग़ल सम्राट इनका पेंशन याफ्ता होकर रह गया। इसमें अंग्रेज़ प्लस मीर कासिम कह सकते हैं, अंग्रेज प्लस मीर कासिम, इसमें जो है अंग्रेज़ों की विजय हुई, मीर कासिम उसका पता नहीं चला कहाँ गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठे बुरी तरह हारे। इसमें हालांकि अंग्रेज़ों की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन मुग़ल साम्राज्य के घुटने टेकने के बाद मराठे सशक्त थे और मराठों के घुटने टेकने से ये तो मुग़ल साम्राज्य पर जो, चूँकि ये 1761 बक्सर तो 64 में हुआ था, 61 की ही घटना है। 61 में इनके हारने से ये निर्धारित हो गया कि भारत पर राज कौन करेगा। मुग़ल अगर जाएंगे तो भारत पर राज अब कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद जो है मराठों की स्थिति खराब हो गई, मुग़लों की स्थिति खराब थी। अब कौन उभरती सकते? अंग्रेज़। ये निश्चित हो गया कि अंग्रेज़ों के आगे शासन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मराठे शासन निश्चित तौर पे नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी तेज़ धराशायी हो गए थे कि इनको फिर संभलना मुश्किल था। हालांकि बाद में वो संभले भी, लेकिन वो स्थिति नहीं प्राप्त कर पाए। पानीपत की तीसरी लड़ाई हो गया। इसके बाद बांडीवास का युद्ध 1760, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 1760 तक फ्रांसीसी एक सशक्त शक्ति के रूप में ब्रिटेन से लड़ते रहे अपने आधिपत्य के लिए, लेकिन 1760 में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों ने इनको भी बुरी तरह हरा दिया। मराठों को हराया, इनको हराया, बंगाल में अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस तरह से पूरे भारत में सारी कंपनियों को उसने पीछे छोड़ते हुए पूरे भारत पर अपना आधिपत्य, और धीरे धीरे अन्य जो छोटे छोटे राज्य थे उनको, जैसे टीपू हुआ, हैदर अली हुए, और उधर रणजीत सिंह हुए, लाहौर में पंजाब का जो सूबा था अफ़गानों का था, मतलब इस तरह सारे धीरे धीरे इन्होंने सारे छोटे छोटे राज्यों को हराना शुरू किया। और एक जो लत लग गई थी इनको शासन करने की प्लासी के युद्ध से प्रारंभ होकर के, वो इन्होंने यहाँ पर अंतिम रूप से प्राप्त किया और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक ये भारत पर कब्जा किए रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आपने स्टडी विद शरण IAS को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग।